बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कराची वालों, जी भुट्टो। हम आज यौमे मजदूर पर कायदाबाद में जमा होकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वो वादा जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के आवाम के साथ रोटी, कपड़ा और मकान का किया था, आज यौमे में पर बेघर मजदूरों को मकान देकर हम कायदे आवाम का वो वादा निभा रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मजदूरों की तलवार थे, शहीद रानी मजदूरों का तीर थी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नया पाकिस्तान में हमारा गरीब मजदूर और मेहनत कश को लावारिस छोड़ दिया गया है। उनका माशी कत्ल किया जा रहा है। पूरे मुल्क में उनकी यूनियंस को कमजोर किया जा रहा है। उनका हक छीना जा रहा है। हम ये नहीं होने देंगे। हम उनकी आवाज बनेंगे। हम मजदूरों की जबान बनेंगे। हम मजदूरों की बाजू बनेंगे और हम उनके हकूक छीन कर लेंगे। साथियों, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये जो हमारा रोशनियों का शहर है, ये जो हमारा कराची है, ये मोटरवेज, हाईवेज, बुलंद इमारतें, फैक्ट्रीज और मिलें, हॉस्पिटल्स और सड़कें, सब में मजदूरों का खून पसीना शामिल है। मजदूरों की इस अजमत को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी सलूट किया था। मैं भी मजदूरों को सुर्ख सलाम पेश करता हूं। साथियों, मजदूर और सरमायादार के दरमियान हमेशा कशमकश रही है। इब्तिदाई से आज तक और आइंदा भी ये कशमकश रहेगी। और इस कशमकश में सरमाए ने हमेशा मजदूर का गला दबाने की कोशिश की है। और इस कशमकश में अब सरमायादार के साथ टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है और दोनों मिलकर मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। और मैं पाकिस्तान के मजदूरों की इस जंग में अपने मजदूर भाई बहनों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मजदूर अपनी कमर पर गंदम की बोरी उठा तो सकता है, मगर उसे खा नहीं सकता। सरमायादार गंदम खरीद सकता है, मगर अपनी कमर पर गंदम की बोरी उठा नहीं सकता।
सोने की कान में काम करने वाला मजदूर अपनी बेटी की शादी में कांच की चोरियां देता है, और सोने की कान का मालिक हजारों फीट गहरी में जाकर सोना तो निकाल नहीं सकता, मगर अपनी बेटी को सोने में तोलकर रुखसत करता है। कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, जिसके अपने कपड़े फटे होते हैं, दिन में सैकड़ों कपड़े सीते हैं, मगर एक कपड़ा भी खरीद नहीं सकता। फैक्ट्री का मालिक एक दिन में सैकड़ों कपड़े खरीद सकता है, मगर एक भी नहीं सी सकता। अगर इस मुल्क की तारीख में किसी ने मजदूरों का ख्याल रखा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस मुल्क में मजदूरों के कोई हकूक नहीं थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आया और मुल्क की पहली लेबर पॉलिसी दी। आपके जो भी हकूक है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से हैं। अगर आज EOBI से पेंशन मिलती है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से है। अगर आज मजदूरों की फलाह के लिए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जैसे इदारे हैं तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। अगर मजदूर सनतकार में आंख डालकर बात कर सकते हैं तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। अगर आज मलीर में पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री है, अगर आज मलीर में पोर्ट कासिम है, अगर आज मलीर में स्टील मिल्स है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। और फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई और जालिम जिया ने यूनियंस पे जो पाबंदी लगाई थी उसको खत्म किया गया। यूनियंस पे जो पाबंदी थे उसको खत्म किया गया। जो जालिम जिया ने मजदूरों के मुताबिक काला कानून पास किए थे उनको खत्म किए। तारीखी इस्लाहात की गई, लेबर के मफाद में, मजदूरों के मफाद में, गरीब के मफाद में। सदर ज़रदारी के दौर में भी तारीखी लेजिस्लेशन हुई। कम से कम उज्रत में इजाफा हुआ, तनख्वाहों में इजाफा हुआ, पेंशन्स में इजाफा हुआ। इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। बेनजीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम देकर मजदूरों को अपने इदारों का मालिक बनाया गया। साथियों दूसरे सूबों की हुकूमत ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने मजदूरों की फलाह के लिए 15 कानून पास किए हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है
सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने 18वीं तरमीम के बाद अपनी मुतफ़िका ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी दी। सिंध वो वाहिद सूबा है, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने होम बेस्ड वर्कर्स के लिए भी वही हुकूक दिए जो बाकी मजदूर को मिलते हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है जहां किसानों को भी यूनियन साजी का हक हासिल है। और मैं फख्र से कह सकता हूं कि ऐसा कानून साजी सिर्फ और सिर्फ सिंध में है, मुल्क के दूसरे सूबे में नहीं। साथियों, मजदूर के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो चुका है। आम अशिया की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। हुकूमत ने अपना वजीर खजाना को हटा दिया। खान ने तस्लीम कर लिया कि उसकी मुआशी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और उनकी हुकूमत ने वजीर खजाना को हटाकर मान लिए कि नाअहल है, नालायक है, नाकाम है, फेल है, इनकॉम्पिटेंट है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको आवाम से माफी मांगना चाहिए, इस मुल्क की आवाम से माफी मांगना चाहिए कि इन्होंने आपका 8 महीने तक 8 महीना जाया कर दिया, इस मुल्क की गरीब आवाम की मुआशी कत्ल कर लिया। आप इनकी नाअहली की वजह से महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। उनकी नाअहली के बोझ आप उठा रहे हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंस का बोझ आप उठा रहे हैं। अपने बिजली के बिल में उनकी नाकामी का बोझ उठा रहे हो, अपने गैस के बिल में उनकी नाअहली का बोझ उठा रहे हो, अपना राशन के बिल में उनका नालायकी का बोझ आप उठा रहे हो। ये हम नहीं मानते। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनके अवाम दुश्मन पॉलिसीज का मुकाबला करेंगे। हम उनको मजबूर करेंगे कि अवाम का खिदमत करे, गरीब का खिदमत करे, इस मुल्क का आम आदमी का खिदमत करे। खान को मजदूरों से माफी मांगना पड़ेगा। खान को मजदूरों से माफी मांगना पड़ेगा। मुजरिम है, आपके मुआशी कत्ल का मुजरिम है, आपकी महंगाई का मुजरिम है, आपकी बेरोजगारी का मुजरिम है और आपकी गुर्बत का मुजरिम है। और हम आपके साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब लेंगे, हम आपकी भूख का हिसाब लेंगे, हम आपकी महरूमियों का हिसाब लेंगे। साथियों, जितना कर्ज इस हुकूमत ने लिया है, इतना कर्ज मुल्क की तारीख में कभी नहीं लिया गया। IMF से क्या डील हो रही है, इसे भी छुपाया जा रहा है। अगर IMF से डील को असेंबली से मंजूर नहीं कराएंगे तो हुकूमत सुन ले, हम इस डील को नहीं मानेंगे, इस मुल्क की आवाम इस डील को नहीं मानेंगे। जब हम उनसे सवाल करते हैं तो जवाब देने वाला नहीं है। ये लोग मुंह छुपा रहे हैं। कहते थे कि सदर ज़रदारी का माशी दौर बुरा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खजाना को लूटा, मुल्क को कर्ज में डुबा दिया, ये मईशत नहीं चला सकते थे।
اگر حالات برے ہیں تو ہماری وجہ سے برے ہیں. اور آج اپنی نااہلی ماننے کے بعد، وزیر خزانہ کو ہٹانے کے بعد، معیشت کی چابی کس کو دی ہے؟ صدر زرداری کا وزیر خزانہ. تو اب نہ صرف مان لے ہیں کہ تو خود تو نالائق ہے، نالائق ہے، انکمپٹنٹ ہے، مگر یہ بھی مان لیا ہے اگر ایک جماعت ہے جو اس ملک کی معیشت چلا سکتی ہے، اگر ایک جماعت ہے جو اس ملک کو ترقی دلوا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی. اب جا کے ہمیں تنقید کرنے کے بجائے آپ اپنا ہی وزیر خزانہ سے پوچھ لے. اگر قرض لیا تو اس نے لیا، اگر خرچ کیا تو اس نے خرچ کیا، اگر چوری ہوا تو اس کے دور میں ہوئی. ہمارا وزیر خزانہ کو تو لے گیا، مگر ہمارے عوام دوست پالیسیز کو نہیں اپنا رہے ہیں. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کی معاشی پالیسی یہ ہے، ان کی معاشی پالیسی یہ ہے کہ امیر کو امیر تر بنانے سے معیشت کو فائدہ ہوگا، معیشت میں ترقی ہوگی، ملک کا فائدہ ہوگا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اگر آپ غریب کی جیب میں کچھ ڈالتے ہیں، غریب کا ہاتھ مضبوط کریں گے، غریب سفید پوش کسان مزدور کا معاشی طور پر طاقتور بنایا جائیں گے، تو پھر وہ پیسہ پوری معیشت میں گھومے گا، پورے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور پورا ملک ترقی کرے گی. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا تبدیلی سرکار ہے؟ امیروں کے لیے ایمنسٹی اور غریبوں کے لیے مہنگائی. پیٹرول کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے، کہاں ہے رمضان ریلیف پیکج؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، کیا رمضان میں عام آدمی کیسا گزارا کرے گا؟ یہ عوام دشمن حکمران ہمیشہ بوجھ غریب پر ڈالتے ہیں. قرض کا بوجھ غریب پر، مہنگائی کا بوجھ سفید پوش پر، ٹیکس کا بوجھ عام آدمی پر. اگر بوجھ ڈالنا ہے تو اپنے ہی امیر ترین دوستوں پر ڈالیں. یہ غریب کسان کی سبسڈی ختم کر رہے ہیں، بزرگ پینشنرز کی پینشنز روک رہے ہیں، نوجوانوں کو بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں. ان کی غریب دشمن پالیسیز کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل ہو رہا ہے، غریبوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، سفید پوش طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے، چھوٹے تاجر، چھوٹے دکاندار کا معاشی قتل ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دنیا معاشی بحران سے گزر رہی تھی، ورلڈ ریسیشن تھی، دہشت گردی عروج پر تھی، جنگ تھی.
दो सैलाब आ चुके थे, हमें डिक्टेटर का खाली खजाना मिला, मगर इस सब कुछ के बावजूद हमने गरीब का तहफ़्फ़ुज़ किया, रिलीफ पहुंचाया। हमने बाकी हुकूमतों के मुताबिक सबसे ज्यादा रोजगार फराहम किया था। हमने 6.8 मिलियन बेरोजगारों को नौकरियां दी, रिटायर्ड अफराद की पेंशन 100% तक फराए। पाकिस्तान में गंदम नहीं थी। हम यूक्रेन से गंदम मंगवाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गंदम की सपोर्ट प्राइस दी और 1 साल की अंदर ही अंदर जो मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करती थी वो मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करने लग गया। साथियों, हमारी मईशत का हाल आपके सामने है। साथियों, इन्होंने हमारी मईशत का हाल तबाह कर ली और इसके ऊपर जिस तरीके से नैब और FIA को इस्तेमाल करते हैं, हर उस छोटे ताजिर को चोर और डाकू बना दिया है जो टैक्स नेट से बाहर है। बिजनेस कम्युनिटी में खौफ फैला हुआ है। अगर 200 मिलियन अवाम का मुल्क में से 200 मिलियन का पॉपुलेशन में से आपका सिर्फ 2 मिलियन टैक्स पेयर्स है, तो 2 मिलियन पीपल पे टैक्सेस, तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि बाकी जो 198 मिलियन है वो सब करप्ट है, वो सब चोर है, वो सब डाकू है। ऐसा मईशत नहीं चलता, ऐसा मुल्क नहीं चलता, इस किस्म का निजाम नहीं चल सकता है। जैसे कि सदर जरदारी ने कहा था, पाकिस्तान में या नैब गर्दी चलेगी या हमारा मईशत चलेगी। नैब काला कानून है। नैब वो मुशर्रफ डिक्टेटर गद्दार का बनाया हुआ अदारा है जो सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। नैब वाले तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते हैं, उनकी कैद में लोग फौत हो जाते हैं। लाहौर के प्रोफेसर्स के साथ क्या सलूक हुआ वो आपके सामने है। बेचारे डॉक्टर्स के साथ क्या सलूक हुआ वो भी आपके सामने है। एक इज्जतमंद, हुनरमंद, इज्जतवर आदमी, साबिक ब्रिगेडियर असद मनीर साहब, जिसके साथ जिस तरीके से सलूक किया गया, जिसके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर सही एहतसाब होगी, अगर साफ और शफाफ एहतसाब होगी, अगर इंसाफ होगी तो इससे जमहूरियत मजबूत होगी। मगर अगर नायबगर्दी होगी, सियासी इंतकाम होगा तो करप्शन फटता रहेगा। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम कहते हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, एक कानून होना पड़ेगा। तो अगर आप जज हो या जनरल हो या सियासतदान हो, हम सबके लिए एक कानून होना पड़ेगा, हम सबका एहतसाब होना पड़ेगा। अगर एहतसाब होगा सबका होगा, वरना दमदम मस्त कलंदर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
کہ پنجاب میں صرف اور صرف کنوکشن کے بعد ہی اریسٹ کی جاتی ہے، مگر سندھ میں الزام لگانے کے ساتھ ہی اریسٹ کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سندھ کے مل اونرز کے بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو وہ حرام بے نامی اکاؤنٹس ہیں، ملز بھی بند ہو جائیں گے، باپ بیٹا پورا خاندان بھی جیل جائیں گے، ان کی بیٹی بیوی بہنوں کو ECL پہ ڈالا جائے گا، JIT کا انویسٹیگیشن بھی ہوگا، ISI بھی انویسٹیگیٹ کرے گی۔ اور اگر پنجاب کے امیر ترین مل اونرز کے بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں، اگر پنجاب کے امیر ترین مل اونرز کے بیرونی ملک اثاثے نکلتے ہیں، بیرونی ملک جائیداد نکلتے ہیں، تو وہ حلال، وہ بے نامی اکاؤنٹس بھی حلال، وہ بیرونی ملک کے اثاثے بھی حلال۔ نہ مل بند ہوگا، نہ مل اونر جیل جائے گا، نہ JIT ہوگا، نہ ISI انویسٹیگیٹ کرے گی، نہ منی ٹریل کا حساب مانگا جائے گا، بلکہ وہ شخص آزاد ہوگا، جماعت بھی چلائے گا، معیشت بھی چلائے گا، ملک بھی چلائے گا۔ یہ دوگلا پالیسی کیوں؟ ہمیں احتساب سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نیب گردی سے اعتراض ہے۔ ہم نیب گردی سے نہیں ڈریں گے، ہم نیب گردی سے نہیں چپ ہو جائیں گے، ہم نیب گردی کی وجہ سے نہیں جھک جائیں گے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے حق چھیننا چاہتے ہیں، وہ حقوق جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کا متفقہ آئین سے آپ کو ملا تھا، وہ حقوق جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، خون دی، جان دی، شہادت قبول کی، وہ حقوق جو آپ کو 18ویں ترمیم کی وجہ سے ملے ہیں، وہ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ آج بھی وہ آپ کے 120 ارب روپیہ پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کے خون پسینہ کا پیسہ ہے، یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آپ کا حق ہونا چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ پیسہ کیسے خرچ ہوگا، یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا۔ یہ حق جو ہے یہ اسلام آباد کی کٹ پتلی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کا مستقبل کا فیصلہ کرے۔ آپ ذرا سوچیں کہ 120 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کیا کچھ کر سکتے تھے۔ 120 ارب روپیہ کے ساتھ میں کتنے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دے سکتا تھا۔ 120 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کتنا نیا سکولز بنا سکتے تھے۔ 120 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کتنا نئے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے۔ اور اس کا حساب نہ صرف تبدیلی والے مگر ان کے اتحادی بھی دینا پڑیں گے۔ GDA اور MQM کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس شہر کا، اس صوبے کا احساس محرومی کا حساب MQM کو بھی دینا پڑے گا۔ اس حکومت کی ناکامی، نااہلی کے نقصان کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ہمارا گیس چوری کا حساب بھی MQM اور باقی اتحادی کی حساب دینا پڑے گا۔ MQM کو بھی
बाकी इत्तेहादियों को भी महंगाई का हिसाब देना पड़ेगा, MQM को भी बेरोजगारी का हिसाब देना पड़ेगा, MQM और बाकी इत्तेहादों को भी गुर्बत का हिसाब देना पड़ेगा। कहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। क्या आपको कोई नौकरी मिला है? मेरे मलीर के बेरोजगार नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां चाहिए। खान साहब, जरा यहां कुछ नौकरियां दे दे। नौकरियां देने के बजाय ये मौजूद नौकरियां छीन रहे हैं। कहा था कि 50 लाख घर दूंगा। क्या इन्होंने आपको कोई घर दिया है? उल्टा ये एनक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहा है, और इसका हिसाब भी MQM को देना पड़ेगा, बाकी इत्तेहादियों के भी देना पड़ेगा। इन सबको नया पाकिस्तान का हिसाब देना पड़ेगा। कराची वालों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या तब्दीली पसंद आई? MQM को भी इस तब्दीली का हिसाब देना पड़ेगा। जिन्होंने अपने क़यादत से भी गद्दारी की, अब उन्होंने अपने कारकुन, अपने तंजीम और शहरियों को लावारिस छोड़ा है। अल्ताफ हुसैन को जितना बुरा भला कहे, उसके गुनाहों की सजा कराची के शहरियों को नहीं दी जा सकती है। ये नाम नेहाद कराची की क़यादत खामोश है। कराची का हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते, कराची के मैंडेट का चोरी की बात नहीं करते। कराची के वोट पर डाका डाला गया है, आपका मैंडेट छीना गया है, आपका वोट का चोरी हुआ है, और ये लोग खामोश है। हम उनकी दांधली को बेनकाब करेंगे। मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कह रहा हूं, पूरा मुल्क को कह रहा हूं कि MQM ने 9-0 नहीं हारा। ये जाली मैंडेट है, ये जाली इलेक्शन था, ये सिलेक्शन था, इलेक्शन नहीं। ये जो जाली मैंडेट है, ये जो धांधली है, हम इसको बेनकाब करेंगे। बाकी लोग खामोश रहना चाहते हैं तो खामोश रहें, मगर कराची का बिलावल कराची के लिए आवाज उठाता रहेगा। कराची समेत पूरे सिंध के मर्दम शुमाली जाली है। हमारा हक मानने के लिए ये किया गया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये लोग खामोश है, मगर कराची का बिलावल कराची के लिए आवाज उठाता रहेगा। हमारा गैस की चोरी हो रही है। जो सुबह सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, उसका गैस की चोरी हो रही है। ये लोग खामोश है, मगर कराची का बिलावल कराची के लिए, पूरा सूबा के लिए अपना आवाज उठाता रहेगा। हमारा पानी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अगर कल K4 बन भी जाए, अगर वफाक हमें हमारा हिस्सा नहीं देगा,
तो क्या कराची के शहरी प्यासे रहेंगे। ये लोग खामोश है, मगर कराची का बिलावल आपके हुकूक के लिए आवाज उठाता रहेगा। मुल्क में लापता नौजवानों का तादाद बढ़ता जा रहा है। एनकाउंटर्स में बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं। ये लोग खामोश है, मगर कराची का बिलावल, आपका बिलावल, आपके हुकूक, इंसानी के हुकूक के लिए अपना आवाज बुलंद करता रहेगा। साथियों, इन्होंने क्या इधर उधर लगा कर रखा है हमें। पूरा मुल्क हमारा है, पूरा मुल्क तुम्हारा है। ये लोग हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, लिसानी बुनियादों पर लड़वाना चाहते हैं, नस्ली बुनियादों पर लड़वाना चाहते हैं, शहर शहर से लड़वाना चाहते हैं, गली गली में लड़वाना चाहते हैं, भाई भाई से लड़वाना चाहते हैं। इनके लिए हमारा एक ही पैगाम है कि हम सब एक हैं, हम सब मुत्तहद रहेंगे। एक होकर हम मुल्क के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं, सूबा और शहर के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर वफाक हमारे हुकूक छीनते रहेंगे। कराची, ये जो लोग हमारा धरती को टुकड़ा टुकड़ा करके बांटने चाहते हैं, कल भी इस मुल्क के अवाम ने उनको मुस्तरद किया और आज भी इस मुल्क के अवाम उनको मुस्तरद करते हैं। ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है मिल के लड़ने का, ये वक्त है एक आवाज बनने का। कराची अपने हकूक मांग रही है, कराची का मजदूर हिसाब मांग रहा है। ये हिसाब हम मिलकर रहेंगे, हम मिलकर जदोजहद करेंगे, हम मिलकर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपका मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साथियों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज अपने इतना गर्मी के बावजूद पूरा मुल्क को ये पैगाम दे दिया है कि अगर इस शहर कराची में कोई जमात काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपने आज मिलकर पूरा मुल्क को पैगाम दे दिया है कि अगर इस शहर में एक पार्टी है वो जो जलसा कर सकती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपने इस मुल्क को एक पैगाम भेजा है कि अगर गरीब का खिदमत होगा, अगर सफेद पोश का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान में हम इफ्तारियां रखेंगे, हम आपस में हमारा इफ्तारी रख के छोटा छोटा सियासी एक्टिविटी होगा और फिर रमजान के बाद हम सड़कों पे निकलेंगे, हम पार्लियामेंट में भी एहतजाज करेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज करेंगे, हम महंगाई का हिसाब लेंगे, हम इनका नाअहली का हिसाब लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।